नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एडू भारत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने आपसे 4-5 दिन पहले ये प्रॉमिस किया था कि हम आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे पीसीएस यूपी वाला, ठीक है, और बीपीएससी दोनों के लिए। और साथ में हमने आरओ भी प्रॉमिस किया था, लेकिन अब ये परीक्षा आपकी स्थगित कर दी गई है। अभी ये कब होगी ये पता नहीं है, तो इन दोनों के लिए तो आपको सेम चीज़ करनी ही है। अब इस क्रम में हमने आपके लिए करा क्या क्या दिया है, तो करंट के आपके 6 वीडियोज यूट्यूब चैनल पे एक अलग से करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ देखेंगे। और ये करंट अफेयर आपका एग्ज़ाम में आने वाले करंट अफेयर का लगभग 80% है। इसमें अभी अक्टूबर और नवंबर नहीं कंक्लूड किया गया है, क्योंकि अभी नवंबर का करंट अफेयर आया नहीं है। तो जैसे ही नवंबर मंथ ख़त्म होता है, एक वीडियो और आएगी और वो आपको करंट अफेयर को फुलफ़िल करेगी। और साथ में एक कुछ टॉपिक्स छोटे छोटे हैं जो छूटे हुए हैं, उनका भी एक वीडियो आएगा। तो करंट अफेयर के 2 वीडियो अभी आपके और आएंगे। बाकी तब तक आप इन 6 वीडियोज़ को देख करके कम से कम आप अपना 80% करंट अफेयर पुख्ता कर लीजिए। इसमें ई दृष्टि को हमने समाहित किया है, और ई दृष्टि के अलावा एडुटेरिया भी है, और साथ में हमने नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक, साइंस, स्पोर्ट्स, यूपी स्पेशल सारा करंट अफेयर कवर किया हुआ है, ठीक है। और हमने पॉलिटी का भी कंप्लीट रिवीजन करवा दिया है, उसकी भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ये लगभग 2 घंटा 50 मिनट की वीडियोस हैं, और ये आपका कंप्लीट रिवीजन है घटना चक्र से, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। और आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है ये है हिस्ट्री की, ठीक है। हिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम आपको कराने वाले हैं। और ये हिस्ट्री में आपके कितने वीडियोज होंगे, तो एक वीडियो आपका रहेगा एंशिएंट का, एक वीडियो आपका रहेगा मिडवल का, और हो सकता है 2 वीडियोज आपके रहें मॉडर्न हिस्ट्री के। तो लगभग 4 वीडियो आपको देखने को, 3 वीडियो सॉरी आपको, 4 वीडियो, 2 वीडियो यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री में, तो लगभग आपको 4 वीडियोज़ देखने को मिलेंगे हिस्ट्री के। और ये हम आपको लगातार अभी कंप्लीट करा देंगे 4 दिनों में। और उसके बाद हम ज्योग्राफी, साइंस और एनवायरनमेंट और करवाने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका सारा कुछ हम कंप्लीट कराएंगे, आप उसकी टेंशन नहीं लीजिए। आपको दिन के मात्र 1.5 से 2 घंटे देने हैं हमको, बाकी आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी पूरे दिन आपकी अपनी पढ़ाई जारी रखिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं हिस्ट्री का वीडियो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए। तो देखिए, ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री चालू हो जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग प्राचीन इतिहास, ठीक है। अब देखिए हमने किस तरह से अपने इतिहास को बांटा है। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक क्या होता है? ऐसा काल जिसका कोई साक्ष्य ही नहीं है। इसमें आपका आता है पाषाण काल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोन एज, ठीक। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक, ऐसा काल जहां लिपि मौजूद है लेकिन उस लिपि को आप पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है, तो उसको आप कहते हैं आद्य ऐतिहासिक। इसमें आपका हड़प्पा कालीन सभ्यता और ताम्र पाषाण कालीन इस सभ्यता के उदाहरण हैं, जिसमें जोरवे और आहड़ इसके एक अलग से एग्जाम्पल्स मिलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल वो समय है जब लिपि मिलती है, यानी कि लिखित साक्ष्य मिलते हैं, और उनको आप पढ़ भी सकते हैं। तो ये आपके साक्ष्य कब से मिल रहे हैं? तो 6th सेंचुरी BC से, मतलब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से आपको ऐसे साक्ष्य मिलने लगते हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। यानी कि इसमें आपको बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, फिर महाजनपद काल का साहित्य है, ठीक है, पुराण है, वेद मिलने लगते हैं जिनको आप पढ़ने लगे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये पाषाण काल को हमने किस तरह से बांटा है। अब देखिए यहाँ पे पाषाण काल से सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही उठाए गए हैं, पूरा पाषाण काल नहीं कवर किया हमने। जो आपके पेपर में क्वेश्चन बनने की जहाँ से संभावनाएं हैं वो सारी चीज़ें मिलेंगी, वहाँ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हमने। तो देखिए पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग? तो अगर आप पाषाण काल देखेंगे तो इसको 3 भागों में, पूरा पाषाण सबसे प्राचीन है ये, ठीक है, फिर मध्य पाषाण और फिर नवपाषाण। अब पूरा पाषाण को भी 3 भागों में बांटा जाता है: उच्च, मध्य और निम्न, ठीक है। तो यही यहाँ पे दिया गया है क्लासिफिकेशन 3 तरह का।
जो पूर्व पूरा पाषाण काल था उसको कहा जाता है इसमें किस तरह के हथियार मिले हैं, तो क्रोड टाइप के मिले हैं, जैसे कि हस्त कुठार, खंडक और विदारिणी, ठीक है। और मध्य पूरा पाषाण काल में फलक यानी कि एक तरह के ब्लेड टाइप के होते थे, ब्लेड जैसा बनाया जाता था, ठीक है, पत्थर के ही ये हथियार होते थे। और फिर उच्च पूरा पाषाण काल जो है यहाँ पे तक्षिणी या खुरचनी मतलब और ज़्यादा एडवांस्ड हथियार इस काल में मिलने लगे हैं। अब आप देखेंगे कि कहाँ से क्या मिला है, तो चौपर चौबिंग पेबुल जो संस्कृति है ये सोहन घाटी में है, और ये सोहन घाटी कहाँ पड़ती है, तो आपकी पंजाब में पड़ती है। हैंड एक्स संस्कृति कहाँ मिली है, तो ये बैदम दुरै, ठीक है, ये बदम दुरै है, और ये कहाँ है, बैदम दुरै अतरीपक्कम, ये दो जगह हैं, और ये दोनों जगह कहाँ है, तो ये दोनों जगह तमिलनाडु में है आपकी, ठीक है। यहाँ से पहला हैंड एक्स मिला है, पहला हाथ में पकड़ने वाला कुल्हाड़ी मिला है, ठीक है। और ये कहाँ मिला है, तो पलवरम से मिला है। खोजा किसने है, तो ब्रूसफुट ने, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने खोजा है। कब खोजा है, तो 1863 में, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल कब खोजा गया, तो 1867 में आर्कीबाल्ड कैंपबेल ने इसके साक्ष्य खोजे हैं। कहाँ से, तो शैल चित्रों से। प्रथम अस्थिपंजर मिलता है, ठीक है। और आप देखेंगे 700 शिलाश्रय मिलते हैं। शिलाश्रय यानी कि गुफाएं हैं, ठीक है, जिनमें से 500 गुफाएं जो है वो तो भीमबेटका के शैल चित्रों से रंगी हुई हैं। तो 700 जो मिले हैं शिलाश्रय यानी कि गुफाएं, उनमें से 500 भीमबेटका के शैल चित्रों से रंगी हुई हैं। अब देखिए मध्य पाषाण काल के कौन कौन से साइट्स हैं, तो आप देखेंगे महदहा है, सराय नाहर है, दमदमा है। इनकी खोज किसने की है, तो डॉक्टर जय नारायण ने की है। अब देखिए सराय नाहर से क्या मिला, तो यहाँ से 400 एक साथ मिले हुए हैं, ठीक है। आप देखेंगे दमदमा, ये यूपी की जगह है, सराय नाहर भी यूपी में है और महदहा भी यूपी में है, ठीक है। दमदमा से 41 कब्रें मिली हुई हैं। इन 41 कब्रों में जब आप देखेंगे तो 5 युग्म कपल है, मतलब कि ऐसी 5 कब्रें हैं जिनमें से 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया है, और एक कब्र ऐसी मिली है जहाँ पे 300 एक साथ मिले हैं। और आप देखेंगे आदमगढ़ और बागौर, ये 2 जगहें हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है और बागौर राजस्थान में है, ये बीकानेर जिले में पड़ता है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे पुराना पशुपालन का साक्ष्य कहीं से मिला है, तो मध्य पाषाण काल में मिला है, और आदमगढ़ और बागौर से मिला है, आप ये याद रखिएगा। अब देखिए नवपाषाण काल में कृषि के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं, आग के साक्ष्य मिले हैं। अब कृषि कहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे लहुरा देव, ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में जगह है, यहाँ से 9000 से 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं चावल के। और मेहरगढ़ कहाँ है, तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं गेहूं के। अब आप देखेंगे आपके ऑप्शन में पूछता है कि सबसे पुराने कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आप अगर मेहरगढ़ के अलावा लहुरा देव है ऑप्शन में, तो लहुरा देव सही होगा, क्योंकि कई जगह आपको मेहरगढ़ ऑप्शन सही रहता है, कई जगह लहुरा देव सही रहता है। इस तरह में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर ऑप्शन में लहुरा देव दिया गया है तो लहुरा देव ही सही होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में लहुरा देव नहीं है तब आप मेहरगढ़ मारेंगे। यदि मेहरगढ़ के साथ लहुरा देव हो तो लहुरा देव ही सही होगा, मेहरगढ़ वहाँ पर सही नहीं माना जाता है, ठीक है। अब आप कोल्डीवा देखेंगे, कोल्डीवा ये प्रयागराज के पास पड़ता है, प्रयागराज जिले में। यहाँ से 6500 BC यानी कि 6000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य यहाँ से भी मिले हुए हैं। यांगटीसी नदी जो है चीन में, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं चावल के। और फिर आप देखेंगे मैक्सिको से 6000 ईसा पूर्व के मक्का के साक्ष्य मिले हैं। तो ये सबसे पुराने कृषि के साक्ष्य हैं, इनको आप एक बार ध्यान दीजिएगा। मेहरगढ़ और लहुरा देव ये 2 जगह आपको याद होनी चाहिए। अब आप देखें बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से क्या मिला है, तो गर्त आवास यानी कि आप देखेंगे बेसमेंट टाइप का घर मिला है। गुफ कराल ये भी साइट कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में। चिरांद नाम की साइट कहाँ है, तो ये बिहार में है, यहाँ से हड्डी के साक्ष्य मिले। सगन कल्लू कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है, यहाँ से राख का टीला मिला हुआ है। पिकलीहल उतनूर जिला यहाँ पे पड़ता है, ये एक जगह है। तो सगन कल्लू आप याद रखिएगा, कहाँ से यहाँ से क्या मिला है, तो ये कर्नाटक में है, यहाँ से राख का टीला मिला है, राख के साक्ष्य मिलते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट मेटल इन यूज, कौन सा मेटल सबसे पहले प्रयोग किया गया, तो कॉपर, ये आप याद रखिएगा। ना तो सोना, ना तो चांदी, ना तो लोहा, सबसे पहले कोई धातु प्रयोग हुई है तो वो तांबा हुई है, इसीलिए सबसे पहले पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल आता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो
तो आप देखेंगे ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं। ताम्र पाषाण काल की अनेक सभ्यताएं होती है, मतलब अनेक तरह अलग अलग जगह पे ताम्र पाषाण काल को अलग अलग जगह से अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसके ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य आपको राजस्थान से मिलेंगे, मध्य प्रदेश से मिलेंगे, महाराष्ट्र से मिलेंगे, साउथ एंड ईस्ट इंडिया से भी मिलेंगे। ठीक है, तो पूरे भारत से लगभग लगभग ये आपको मिल रहा है। अब देखिए ताम्र पाषाण काल की जो आहड़ या बनास संस्कृति थी, बनास कल्चर, ये सी कल्चर को डिनोट कर रहा है। ये कब के हैं, तो ये है आप देखेंगे 2100 से 1500 BC पुरानी है। इसकी साइट कौन कौन सी है, तो आहड़ है, बालाथल है, बागौर है, उजियाना है, गिलुंद है। तो आप देखेंगे आहड़ संस्कृति ये कहाँ सेंटर्ड है, तो ये राजस्थान में सेंटर्ड है। अब गिलुंद से आपको तांबे के टुकड़े मिलते हैं। ठीक है, ये पूछा हुआ है कि तांबे के टुकड़े कहाँ से मिलते हैं, तो गिलुंद से मिलते हैं। और जैसे कि आहड़ है, इसी संस्कृति में ताम्बवती भी कहा गया है, ताम्बवती। तो आप ये नाम याद रखिएगा, ताम्बवती किसे कहा गया, तो आहड़ को। कृष्ण लोहित मृदभांड मिले, तो मतलब ब्लैक रेड ब्लैक तरह की एक पॉटरी मिली है यहाँ से। ठीक है, अब आप देखते हैं कायथा संस्कृति क्या है, तो ये भी ताम्रपाषाण काल की एक संस्कृति है। ये मिलती कहाँ से है, तो मालवा से। मालवा एरिया है कहाँ, तो मालवा आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। एरड़ ये भी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के एरिया में है। नवदा टोली, इसकी खोज HD संकालिया जी ने की थी। एक बार क्वेश्चन में पूछा था कि नवदा टोली की खुदाई किसने की थी, तो HD संकालिया जी ने की थी। और ये है कहाँ, तो ये MP में है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ से लाल काले मृदभांड मिले हैं। अब देखिए जोरवे संस्कृति कहाँ से मिली है, तो ये आपकी महाराष्ट्र से मिली है। ठीक है, लिखा नहीं हुआ, मैं लिख देता हूँ। ये महाराष्ट्र में, दैमाबाद महाराष्ट्र की साइट है, इनाम गांव महाराष्ट्र की साइट है, नेवासा भी महाराष्ट्र की साइट है, प्रकाश और नासिक दोनों महाराष्ट्र की साइट है। नेवासा से पटसन के साक्ष्य मिले हैं, तो आप ये याद रखिएगा, पटसन के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो नेवासा से मिले। अब देखिए इनाम गांव जो साइट है, यहाँ से एक अन्नागार मिला हुआ है, मातृ देवी की प्रतिमा मिली हुई है, किला बंद बस्ती मिली हुई है। ठीक है, अब आप देखेंगे चिरांद कहाँ है, तो ये पूर्वी भारत में है, पूर्व वर्धमान वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर में पड़ता है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं महाराष्ट्र में आप ये समाधान कहाँ किस तरह से किया जाता था, तो महाराष्ट्र में लोगों को उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था। मतलब सर जो होता था वो उत्तर दिशा की तरफ होता था और पैर दक्षिण दिशा की ओर। अगर वहीं आप दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पे पूरब से पश्चिम दफनाया जाता था, मतलब लोगों का सर पूर्व दिशा की ओर होता था और पैर पश्चिम दिशा की ओर। और दक्षिण भारत में चरवाहा संस्कृति ज़्यादा प्रचलित थी कृषक संस्कृति की अपेक्षा, यानी कि यहाँ पे चरवाहे ज़्यादा होते थे, कृषक कम होते थे। ये मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, आप ये याद रखिएगा। स्टेटमेंट में PYQ का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये एक PYQ है। स्टेटमेंट ऐसे दिया था कि चरवाहा संस्कृति दक्षिण भारत में ज़्यादा प्रचलित थी और कृषक संस्कृति कम, दोनों ऑप्शन सही थे वहाँ पे। अब आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी साइट है, तो महदहा प्रतापगढ़ में है, लेखैया मिर्ज़ापुर में है, कोल्डीवा प्रयागराज में। ये तीनों पाषाणकालीन संस्कृतियाँ हैं। अब आप देखेंगे त्रियुगीन विभाजन किया था कोपेनहेगन संग्रहालय के थॉमसन ने किस तरह से बांटा था इसको, तो पाषाण काल में, कांस्य युग में और लौह युग में विभाजित किया था। ठीक, तो ये भी पूछता है कि थॉमसन ने विभाजन किया, तो आप याद रखिएगा। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी, तो VS वाकंकर ने की थी, विष्णुधर वाकंकर इनका नाम है पूरा। गैरिक मृदभांड कहाँ से मिले हैं, तो ये हस्तिनापुर से मिले हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। जैसे ये गैरिक मृदभांड हो गया, एक यहाँ पे है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे था कौन सा, लाल काले मृदभांड, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। और कृष्ण लोहित मृदभांड, तो ये आहड़ संस्कृति से, कायथा संस्कृति से लाल काले मृदभांड। और भीमबेटका ये गैरिक मृदभांड कहाँ से मिले, तो ये हस्तिनापुर से मिले। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, तो ये आपका भोपाल में है। भीमबेटका, यहाँ पे फिर से VS वाकंकर जी का नाम लिखा हुआ है, इन्होंने खोज की। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए इसको मैंने 2 बार लिखा है। भीमबेटका की खोज VS वाकंकर और नवदा टोली की खोज तो HD संकालिया। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको पाषाण काल से रटनी थी। अब आते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये इसका टाइम पीरियड क्या है, तो ये 2300 BC से 1700 BC माना जाता है। ठीक, और इसका जो एरिया है ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये त्रिभुजाकार संस्कृति फैली हुई है। ठीक है, हड़प्पा टीले के ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी थी 1826 में। ठीक, अब देखिए अब कहाँ से क्या मिला है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इनको रटने का प्रयास करिएगा। तो हड़प्पा, ठीक है, 1921 में इसकी खोज की थी।
हड़प्पा की खोज 1921 में, दयाराम साहनी, आप ये नाम याद रखिएगा। दयाराम साहनी। यहाँ से मिला क्या क्या है, तो ये अन्नागार के अवशेष मिले हैं, समाधि R37 मिली। ये समाधि का नाम इसी तरह पूछता है R37, इसीलिए मैंने लिखा भी है कि आप एज इट इज़ याद रखें। उर्वरा की देवी की मूर्ति मिली है। उर्वरा की देवी की मूर्ति कैसे है, मतलब एक देवी की मूर्ति है और उनके गर्भ से एक पेड़ का जन्म दिख रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे शंख का बैल मिला हुआ है, इक्का मिला हुआ। इक्का क्या होता है, ये एक तरह की गाड़ी होती है, बैलगाड़ी, जिसको वर्तमान में तो घोड़े खींचते हैं, लेकिन घोड़े के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में सिर्फ लोथल से मिले हुए हैं। तो इसको उस टाइम पे बैल ही खींचता था। और गोल चबूतरे के साक्ष्य मिले हुए हैं। अब हम देखते हैं मोहनजोदड़ो, ये एक अगली साइट है फेमस। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, तो 1920 में। की किसने, तो राखलदास बनर्जी ने खुदाई करवाई। यहाँ से पशुपति की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली, घोड़े के दांत मिले हैं, सूती कपड़ा मिला है और संयुक्त पशु मूर्ति मिली है। अब आप देखेंगे चहुंदड़ो, तो चहुंदड़ो की 1931 में खोज हुई है और इसको खोजा किसने है, तो NG मजूमदार जी ने। यहाँ से मुहर का कारखाना मिला है और वक्राकार ईंटें मिली हैं, ठीक है। हर जगह आयताकार ईंटों के घर बने हुए थे, लेकिन चहुंदड़ो ऐसी जगह थी जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं, इस आकार की ईंटें। अब हम देखते हैं लोथल। तो लोथल की खोज SS राव। यहाँ से गोदी मिला है, गोदी डॉकयार्ड, यानी कि डॉकयार्ड जो ये एक मतलब कि गोदी जो होता है, इसको डॉकयार्ड इंग्लिश में आप बोलते हैं। यहाँ पे जहाज खड़े करने की एक जगह होती है जिसको डॉकयार्ड बोला जाता है। फारस की मुहर मिली है, यहाँ से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, युगल सौ मिला है, चावल के साक्ष्य, चावल की भूसी मिली है, बाजरे के साक्ष्य मिले हैं और पैमाना मिला है, हाथी दांत का पैमाना। पैमाना मतलब एक तरह के मापने का एक यंत्र होता था ये। फिर आप देखते हैं कालीबंगन। तो कालीबंगन की खोज अमलानंद घोष जी ने की है। यहाँ से कच्ची ईंटें मिली हैं, जुते हुए खेत मिले, भूकंप के साक्ष्य मिले, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, कुएं के साक्ष्य मिले और सेल खड़ी मुहर मिली। मैं आपको बता दूं, कुएं के साक्ष्य हड़प्पा के हर एक शहर से मिले, हर एक घर से। अब आप देखेंगे धौलावीरा जो है, धौलावीरा की खोज की थी JP जोशी जी ने। नगर 3 भागों में विभाजित है, जल प्रबंधन के यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं और शिलालेख यहाँ से मिला हुआ है। अब आप धौलावीरा के बारे में याद रखिएगा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कि धौलावीरा जो है आपका, ये यूनेस्को की एक साइट है। कौन से नंबर की, तो 40वें नंबर की, ठीक है। अब मेरे को ये मिटाना भी पड़ेगा क्योंकि मुझे आगे भी पढ़ाना है, तो ये आप याद रखिएगा, यूनेस्को के 40वें नंबर की साइट है। मैंने मिटा भले ही दिया, लेकिन आप याद रखिएगा, ठीक है। लिख लीजिएगा एक बार रोक के वीडियो। फिर उसके बाद आता क्या है, रोपड़। ये रोपड़ कहाँ, तो ये पंजाब में है, बीबी लाल जी ने इसकी खोज की है। पालतू कुत्ते को दफन किया गया है एक व्यक्ति के साथ में, यहाँ पे इसके साक्ष्य मिले। बनावली कहाँ है, तो ये हरियाणा में, RS बिष्ट ने इसकी खोज की है। संस्कृति के 3 स्तर यहाँ पे मिले हुए हैं, ठीक है। सड़कें स्टार शेप्ड हैं। हल जो यहाँ पे टेराकोटा का हल मिला है। हर जगह जो ये हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पे सड़कें ऐसे प्लस पे काटती हैं, लेकिन यहाँ पे स्टार शेप्ड हो गई हैं। पता नहीं क्या कहानी है, ऐसा कुछ, ठीक है। नहीं तो हर जगह ये समकोण पर काटती हैं। अब हम देखते हैं सुमेरियन लिपि जो है, सुमेरियन लिपि का सबसे पहले आविष्कार हुआ था। सुमेरियन पहले लिपि आविष्कार तक थे, ठीक है। कपास भारत से ग्रीस गया, इसको वहाँ पे सिंडन कहा जाता था, ठीक है। मेलुहा, दिलमुन और मगन मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध थे ये, ठीक है। योगी मूर्ति जो शिव की है उसमें देखेंगे आप तो बाईं तरफ जो है वो बाघ और हाथी बने हुए हैं और दाईं तरफ गैंडा और भैंसा बने हुए हैं। मतलब जो योगी की मूर्ति है जिसमें शॉल ओढ़े हुए एक मूर्ति दिखाई गई है, अब मैं उसका चित्र नहीं लगा पाया आज, तो आप एक बार सर्च कीजिएगा हड़प्पा योगी मूर्ति शिव जी की जो है, उस शिव जी की मूर्ति में बाघ और हाथी है और दूसरे साइड पर गैंडा और भैंसा। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि जो शिव जी की मूर्ति मिली है योगी की, उसमें कौन कौन से जानवर दर्शाए गए हैं। अब आपको कोई भी दूसरा जानवर दे दो तो आप गलत मत करिएगा, आप इन्हीं चारों का नाम याद रखिएगा। मैंने यहाँ पे साइड तक लिखी है कि लेफ्ट साइड कौन है, राइट साइड कौन है। इसी तरह क्वेश्चन पूछा हुआ है तभी मैंने लिखा है, वरना इतना डिटेल में लिखने वालों में से नहीं हूँ। आई एम वेरी मच आलसी पर्सन। अब आप देखेंगे लोथल, कालीबंगन और बनावली, इन तीनों जगह से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अब देखिए सामान्य सौदाह कहाँ होता था, सामान्य सौदाह कैसे होता था, तो उत्तर से दक्षिण की दिशा में होता था। मतलब कि जो मरने वाला होता था उसका सर उत्तर की तरफ होता था और पैर जो होते थे ये दक्षिण की तरफ। ये आपकी दक्षिण दिशा है, ये आपकी उत्तर दिशा है, ठीक है। लेकिन आप लोथल जब देखेंगे, लोथल में कहानी उल्टा है। लोथल में सर इधर होता था और पैर आदमी के इधर होते थे।
ये देखिए, पूर्व में सर है और पश्चिम की ओर उसके पैर है। अब आप कालीबंगत देखेंगे तो यहाँ कहानी और उल्टी हो गई है। यहाँ पे पैर ऊपर की तरफ है और सर नीचे की तरफ, सर दक्षिण में और पैर उत्तर की तरफ। रोपड़ में कहानी फिर और उल्टी है, सर पश्चिम की तरफ है और पैर पूर्व की तरफ है। एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए मैंने इसको इतना डिटेल में लिखा हुआ है। आप एक बार पढ़ने का, याद करने का प्रयास जरूर करिएगा। लेकिन सामान्यतः सौदा जो होते थे वो उत्तर से दक्षिण की दिशा में ही होते थे। ये कुछ शहर हैं ऐसे जहाँ पे ऐसा कुछ उल्टा सीधा हो रहा था। आंशिक समाधि कहाँ मिली है, तो ये बहावलपुर से मिली हुई है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे 4 संस्कृतियों का एक चार्ट बनाया हुआ है, वेस्ट टू ईस्ट। एजटेक, माया, एजटेक संस्कृति, माया संस्कृति, मुंस्का संस्कृति और इनका संस्कृति। एजटेक ये नॉर्थ अमेरिका में कहीं होती है, माया संस्कृति ये भी मिडिल अमेरिका की है, मुंस्का कहाँ है मेरे को नहीं याद, ये इनका कहाँ की ये भी मेरे को नहीं पता, लेकिन ये इसका जो ऑर्डर है वो यही है, वेस्ट टू ईस्ट का। आप इसको रट के जाइएगा इस तरह के। अब आजकल बहुत क्वेश्चन बना रहा है यूपी पीसीएस आयोग। अभी आरओ वाला एक क्वेश्चन था, उसमें पूछा था इसी तरह का अरेंजिंग वाला क्वेश्चन। तो आप ये वाला क्वेश्चन बस रट लीजिएगा कि एजटेक, माया, मुंस्का, इनका, बस ऐसे रट के जाना है। इसके लिए आपके पास कोई मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन हाँ आप ये याद रखिएगा पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, आगे भी पूछ सकता है। अब हम देखते हैं यूपी में कौन कौन सी हड़प्पा साइट्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए, हुलास कहाँ है, ये तो सहारनपुर में है। मांडी ये कहाँ है, तो ये मुजफ्फरनगर में है। आलमगीरपुर ये कहाँ है, तो ये मेरठ में है। और सनौली जो है ये आपकी बागपत में है। तो आप यूपी में ये 4 हड़प्पा साइट्स हैं, इनके नाम रट के रखिएगा। अब देखते हैं सौराष्ट्र जो है, रंगपुर से धान की भूसी मिली है और लोथल से चक्की के साक्ष्य मिले हुए हैं। अब हम कुछ शहरों के देखेंगे। तो देसलपुर कहाँ है, तो ये गुजरात में है आपका। सूरकोटदा कहाँ है, तो ये भी गुजरात में है। दायमाबाद कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के तट पर है। ठीक है, ये आपका साउदर्न मोस्ट है। मांडा आपका कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में, चिनाब में। ठीक है, और ये आपका क्या है, तो ये आपका नॉर्दर्न मोस्ट है। आलमगीरपुर ये यूपी में हिंडन नदी के किनारे है, ये आपका ईस्टर्न मोस्ट है। सूतका गेंडोर ये बलूचिस्तान दास्क में है और ये आपका वेस्टर्न मोस्ट है। हुलास आपका यूपी में है, मैंने आपको बताया। ये दधेरी कहाँ है, तो ये पंजाब में है। और मांडी कहाँ, ये यूपी में मुजफ्फरनगर में है, ये भी मैंने आपको बताया ही है। अब आप देखेंगे कहाँ से क्या मिलता था, ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है पीवाईक्यू में। तो आप देखेंगे तांबा मिलता था खेतड़ी राजस्थान से, बलूचिस्तान से और ओमान से। लाजवर्द एक तरह की मणि होती थी, ये बदख्शा अफगानिस्तान से मिलती थी। टिन ये आपका ईरान और अफगानिस्तान से मिलता था। चांदी जावर की खान राजस्थान में, ईरान और अफगानिस्तान से मिलती थी। सीसा ईरान, अफगानिस्तान और अजमेर से मिलता था। शिलाजीत जो है ये हिमालय से मिलता था। गोमेर जो है ये गुजरात से मिलता था। और सोना ये आपका कर्नाटक से मिलता है। आज भी कर्नाटक में सोना मिलता है, कोलार गोल्ड फील्ड, KGF। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब आपका आ गया है वैदिक काल। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वैदिक काल का टाइम पीरियड जो है ये 1500 से 600 BC माना जाता है। 1500 से 1000 BC ये आपका ऋग्वैदिक काल है। ठीक है, और 1000 से 600 BC जो है ये आपका उत्तर वैदिक काल है। ठीक, अब आप जानते हैं ऋग्वेद में लोहे का प्रयोग नहीं होता था। ऋग्वैदिक काल जो था 1500 से 1000 BC, इस पीरियड में लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। ऋग्वेद में गंगा का नाम सिर्फ एक बार वर्णित है, ये याद रखिएगा। यमुना का नाम 3 बार वर्णित है। सिंधु सर्वाधिक बार उल्लिखित नदी है। और सरस्वती जो नदी है, सरस्वती, इसको सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता था। इसको माते तमा, देवी तमा, नदी तमा, मैं यहाँ पे इसके नाम लिख देता, माते तमा, देवी तमा, नदी तमा, ऐसे नामों से इसको पुकारा जाता था। अब आप देखेंगे बोंगज कोई एक जगह है एशिया माइनर में, यहाँ से एक अभिलेख मिला है। इस अभिलेख में इन देवताओं का वर्णन है। कौन कौन से देवता, तो इंद्र, वरुण,
मित्र तथा नाशत्य। आप इन चारों के नाम याद रखिएगा कि बोंगज कोई जो एशिया माइनर अभिलेख है वहाँ किन किन देवताओं का वर्णन होता है, तो इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य। ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, तो आपको ऐसे ही रटना पड़ेगा। अब आप देखिए ऋग्वेद जो है इसमें कितने मंडल है, तो इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएँ हैं इसमें। अब आप देखेंगे वेद कितने हैं, तो वेद के 4 भाग हैं, ठीक है। इसको संहिता बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं, आरण्यक बोलते हैं और उपनिषद बोलते हैं। गायत्री मंत्र कहाँ है, तो ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित है। इसको लिखा किसने है, तो विश्वामित्र ने लिखा है, सूर्य को समर्पित है आपका गायत्री मंत्र। अब आप देखेंगे ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है इसमें सोमदेव को समर्पित किया गया है। शूद्र का वर्णन 10वें मंडल में है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। शूद्र यानी कि वर्ण व्यवस्था का आप वर्णन देख रहे हैं ऋग्वेद में है। अब आपको बता दूं ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म आधारित नहीं है। वैदिक काल ऋग्वेद जो था, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। इट मीन्स एक ही अगर फैमिली है, एक फैमिली है, यहाँ फादर का रिलीजन कुछ और हो सकता, फादर का वर्ण कुछ और हो सकता है। इट मीन्स अगर फादर देश की रक्षा का काम करता है तो वो क्षत्रिय हो जाएगा। अगर सन है वो देश में व्यापार कर रहा है तो वो आपका वैश्य हो जाएगा, ठीक है। अगर उसी फादर का दूसरा बेटा जो है अनादर सन, वो क्या कर रहा है, पूजा पाठ करवा रहा है, तो वो आपका ब्राह्मण हो जाएगा। और अगर उसकी पत्नी साफ सफाई का काम कर रही है तो वो शूद्र हो जाएगी। मतलब एक ही फैमिली के 4 वर्ण हो सकते थे उस ऋग्वैदिक काल में। लेकिन जब जैसे जैसे धीरे धीरे ये प्रथा आगे बढ़ी, वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गई और फिर एक फैमिली में एक ही तरह के लोग होते थे, एक ही वर्ण के लोग होते थे। अब आप देखेंगे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से, तो ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण है और कौशितकी, यजुर्वेद में शतपथ और कंडव, सामवेद में पंचविश और जैमिनी, अथर्ववेद का गोपथ। तो आप इनके नाम याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, PYQ में आ चुका है, ठीक। अब देखते हैं यजुर्वेद जो है ईशोपनिषद में यज्ञ और अनुष्ठान का वर्णन किया गया है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ऐसा कहाँ लिखा है, तो अथर्ववेद में लिखा है। अब मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आपको इसी तरह याद रखना है कि अथर्ववेद में लिखा है, क्योंकि आपको स्टेटमेंट बना देगा कि सभा और समितियाँ पुत्री हैं प्रजापति की, ऐसा ऋग्वेद में लिखा है। ऋग्वेद में लिखा गया है कि सभा और समिति प्रजापति की पुत्रियां हैं और आपको लगेगा कि सही है स्टेटमेंट, लेकिन वो तो गलत होगा क्योंकि वो अथर्ववेद में लिखा हुआ है। तो इस तरह ही आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए 4 उपनिषदों की बात की गई है। बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन है। और तमसो मां ज्योतिर्गमय जो ये एक स्टेटमेंट है, ये भी इसी उपनिषद में लिखा हुआ है, आप ये याद रखिएगा। कठोपनिषद जो है इसमें यम नचिकेता संवाद का वर्णन है। सत्यमेव जयते कहाँ लिखा है, तो ये मुंडकोपनिषद में लिखा हुआ है। और मोक्ष कहाँ है, मोक्ष का वर्णन, तो ये श्वेताश्वतर जो उपनिषद है उसमें लिखा हुआ है। मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बार बार पूछता है कि याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में है। 4 ऑप्शन देगा, आप एकदम गलगला जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि किस में है। तो आप इनको रटिएगा, ये पूछता है यम नचिकेता, ठीक है, तो ये कठोपनिषद, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। अब आप देखेंगे वेदांग जो है, ये वेदांग कितने हैं, तो वेदांग हैं आपके 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष, ठीक है। अब देखेंगे शुल्व सूत्र क्या है, तो यज्ञ वेदी की माप है ये, ठीक है। हम देखते हैं पुराण कितने हैं, तो पुराण 18 है। लिखा किसने है, तो लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा लिखे गए हैं। अब आप देखेंगे पंचजन, तो 5 जनजातियां थी वैदिक काल में जिनको अनु, पुरु, यदु, तुर्वश और दुह्य कहा गया है। तो आप इन 5 के नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। दशराग युद्ध जो हुआ था ये रावी नदी के तट पे हुआ था, ठीक है। और ये 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन मिल जाएगा। सुदास जो था वो जीता था और उसके गुरु वशिष्ठ थे। अन्य जो 10 का ग्रुप था उनके गुरु विश्वामित्र जी थे। अब गोत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। शतपथ ब्राह्मण में अर्धांगिनी शब्द का वर्णन है। और दहेज जो है इसको वाहतु कहा जाता था। अमाजु जो है ये जीवन भर कुंवारी स्त्री को कहा जाता था, कुंवारी कन्या को। पाणी जो है यह व्यापारी वर्ग को कहा जाता था। निष्क जो है ये विनिमय का एक माध्यम होता था। अब देखिए ये शब्दावली है यहाँ पे। वरुण जो है ये समुद्र का देवता होता था, नैतिक व्यवस्था का प्रधान इसको कहा जाता था। पूषण जो होते थे ये वनस्पति के देवता होते थे। ज्ञान की देवी सरस्वती जी को कहा जाता था, ठीक है।
ऐतरेय ब्राह्मण जो है यहाँ पे राजा का सिद्धांत है। परीक्षित मृत्यु लोक का देवता कहलाता था। ठीक है। अब आप देखेंगे विदेह के राजा कौन थे, तो जनक थे। पांचाल के राजा कौन थे, तो प्रवाहण जाबली थे। केकय के राजा कौन थे, तो अश्वपति और काशी के अजातशत्रु। अब देखिए यहाँ पे एक वैदिक कालीन जो है शब्दावली उसका वर्णन है, आप इनको ध्यान से देखिएगा। ऋग्वैदिक काल में 8 बार सभा को कुलीन और मतलब कि जो सभा का वर्णन है ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद में 8 बार हुआ है और समिति का वर्णन 9 बार हुआ है। सभा जो होती थी वो कुलीन वृद्धों की संस्था होती थी और समिति ये सर्वसाधारण की संस्था होती थी। ठीक है। अब हम देखते हैं छांदोग्य उपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन है और जाबालोपनिषद में छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम और जाबालोपनिषद में 4 आश्रम। आश्रम कौन कौन से हैं, तो ये बाल आश्रम, फिर उसके बाद गृहस्थाश्रम, फिर उसके बाद आपका आता है वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। आप देखेंगे शतपथ ब्राह्मण जो है इसमें पुनर्जन्म का वर्णन मिलता है। 8 तरह के विवाहों का वर्णन है वैदिक काल में। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गांधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। अब आप देखेंगे निष्क, शतमान, कृष्णल और पाद ये माप की इकाइयाँ हैं। ऋग्वेद में होता था, यजुर्वेद में अध्वर्यु, सामवेद में उद्गाता और अथर्ववेद को ब्रह्मा, ये इनके जो पढ़ने वाले होते थे उनको कहा जाता था। महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है। ठीक है। निष्क जो है ये गले का आभूषण है और निशाका जो है ये स्वर्ण आभूषण होता था। अवेस्ता ईरान का जो है धर्म ग्रंथ है। अब हम देखते हैं नीवी जो है ये कमर से नीचे का वस्त्र होता है। वासस जो है ये कमर से ऊपर का वस्त्र होता है। अधिवासस जो है ये ओढ़नी होती है, एक तरह की चादर। तक्षा जो होता है ये बढ़ई होता है। वेकनाट जो है ये सूदखोर होता है। कर्मा जो है ये धातु कर्म करने वाला होता है। अरित्र जो होता है ये पतवार है और अरित्री जो है ये नाविक है। पुरोहित जो है ये राजा का परामर्शदाता होता था। महिषी राजा की पत्नी होती थी। सूत जो है ये रथ का सेना नायक होता था। संग्रहीता जो है ये कोषाध्यक्ष होता था। भाग दुख कर एकत्र करने वाला। छात्री छता ये प्रतिहारी या दौवारिक होता है। और अक्षवाप दूत में क्रिया में जो राजा का मित्र होता था ये होता था। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग बौद्ध धर्म की तरफ। ठीक है। तो बौद्ध धर्म, तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ है, तो 563 बीसी में इनका जन्म हुआ है और 483 बीसी में इनका मृत्यु हो गई है। अलार कलाम जो है ये महात्मा बुद्ध के गुरु थे, प्रारंभिक गुरु। माता इनकी महामाया थी जो कि कोलीय गणराज्य से संबंधित थी। अब देखिए महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे बोध गया में। ठीक है। ये शॉर्ट में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इनको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अब आप देखेंगे महात्मा बुद्ध जो है उनके जीवन से कुछ प्रतीक चिन्ह लिए गए हैं। तो आप देखेंगे जन्म का प्रतीक क्या है, तो कमल व सांड है। ग्रह त्याग का क्या है, तो घोड़ा है। ज्ञान का क्या है, तो पीपल है। और निर्वाण का क्या है, तो पद चिन्ह है। ठीक है। वेणुवन किसने बनवाया था, तो बिंबिसार ने बनवाया था। ठीक है। प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने किसको दिया था, तो 5 सन्यासी सारनाथ में, 5 सन्यासियों को इन्होंने दिया था सारनाथ में। इसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। नगरवधु आम्रपाली जो थी वो शिष्या थी महात्मा बुद्ध की। प्रिय शिष्य इनका कौन था, तो आनंद था। आनंद के कहने पर महिलाएं संघ में शामिल हुई थी। अंतिम वर्षा जो हुई थी वो वैशाली ऋतु में इन्होंने गुजारी थी। मतलब वैशाली ऋतु की वैशाली में इन्होंने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु गुजारी थी। उसके बाद वर्षा ऋतु महात्मा बुद्ध ने नहीं देखी, उनका निधन हो गया। ये अपने एक शिष्य चुंद के यहाँ गए थे, वहाँ इन्होंने सूकर माधव खाया और इनको रक्तातिसार हुआ। ये चुंद कहाँ रहता था, तो ये मल्ल गणराज्य था, वहीं रहता था। और वहाँ से खाने के बाद ये कुशीनगर आए और रक्तातिसार के कारण इनका निधन हो गया। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है, तो बुद्धम धम्मम संघम। ठीक है। बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध को अपने मत को, बुद्ध ने अपने मत जो है उसको मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। मतलब बुद्ध ने अपना मार्ग जो बताया वो मध्यम मार्ग है, वो कठिन नहीं है। आप जैन धर्म देखेंगे, जैन धर्म बहुत कठिन मार्ग है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए संलेखना विधि से आपको अपनी मतलब कि कैवल्य की प्राप्ति के लिए आपको संलेखना विधि अपनानी है और उसके तहत आप अपनी जान दे देते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में आप जीते जी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। अब आप देखते हैं परंपरागत नियमों में आस्था। ये जो है स्थविर, थेरवादी और महासांगिक,
ये जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी उसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। सेकेंड बौद्ध संगीति जो हुई थी कहाँ हुई थी, तो मैं आपको बता दूं राजगृह में हुई थी। इसका किसके काल में हुई थी, तो ये काला शोक के टाइम पे हुई थी। बहुत सिंपल सी चीज़ें ये आपको याद होनी चाहिए थी, ठीक है, कि सेकंड बौद्ध संगीति कब हुई थी। इसीलिए मैंने ये लिखा भी नहीं है क्योंकि ये एकदम सिंपल सा था। 4 बौद्ध संगीतियाँ थी, पहली वैशाली में, दूसरी राजगृह में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी आपकी हुई थी कुंडलग्राम कनिष्क के टाइम पे कश्मीर में, ठीक है। तो वही अक अक उनका राजा का है, पहली अजातशत्रु, दूसरी काला शोक, तीसरी अशोक, चौथा कनिष्क। तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। तो परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाले को स्थविर या थेरवादी कहा जाता है और इनका जो नेता था वो महाकात्यायन था। और नए परिवर्तन के साथ स्वीकार करने वाले जो थे उन्हें महासांघिक कहा गया था और उनका नेता कौन था, तो महाकश्यप। अब आप देखेंगे बौद्ध धर्म में एक शून्यवाद है। शून्यवाद के जनक कौन है, तो नागार्जुन है। इन्हें माध्यमिक कारिका कहा गया है, भारत का आइंस्टीन कहा गया है। इन्होंने चीन की यात्रा भी की थी। नागार्जुन जो थे वो चीन गए थे। अब आप देखेंगे विज्ञानवाद और योगाचार के प्रणेता कौन है, तो मैत्रेय हैं, ठीक है। और ये विज्ञान और योगाचारवाद जो है इसका विस्तार किसने किया है, तो असंग और वसुबंधु ने किया है। मैत्रेय को ही भावी बुद्ध कहा जाता है। मंजूश्री जो प्रतिमा है एक हाथ में खड़ग और दूसरे हाथ में पुस्तक लिए हुए है। पद्मपाणि जो प्रतिमा है इसमें दया का मुख्य गुण है। अवलोकितेश्वर जो प्रतिमा है इसमें प्रधान बोधिसत्व है। अब आप देखेंगे मिलिंद पन्हो और नागसेन। मिलिंद पन्हो लिखी किसने है, तो नागसेन ने लिखी है, ठीक है। विशुद्धि भग्ग किसने लिखी है, तो ये बुद्ध घोष ने लिखी है। ये रचनाएं हैं विशुद्धि भग्ग बुद्ध घोष, मिलिंद पन्हो नागसेन ने लिखी है। जो मेनांडर और नागसेन का संवाद था। अभिधम्म कोश जो है ये वसुबंधु ने लिखी है। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण ये तीनों अश्वघोष ने लिखी है। अब आप देखेंगे विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं, ठीक है। इनमें से 2 यानी कि विनय पिटक और सुत्त पिटक का संग्रह प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया था। जो विनय पिटक है इसमें संघ के नियम और जीवन के नियम हैं और सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं, ठीक है। और जो अभिधम्म पिटक है इसमें धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन है और इसका संग्रह तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया था। अब आप देखते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा जो है तप की शुचिता और निरंतरता बनाए रखना है, ठीक है। नालंदा आप देखेंगे ये इसकी स्थापना किसने की थी, तो कुमारगुप्त ने। वल्लभी और विक्रमशिला ये बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी, तो धर्मपाल ने की थी। इस टाइम पे 2 जगह होती थी, चैत्य और विहार बहुत फेमस थी। चैत्य को क्या कहा जाता है, तो ये उस टाइम के पूजा ग्रह होते थे और विहार जो होता था वो निवास स्थान होता था। अब आप देखते हैं बौद्ध धर्म में दोबारा से एक बार फिर बंटवारा होता है। हीनयान और महायान में ये बंटवारा कब होता है, तो ये 4th बौद्ध संगीति में होता है कनिष्क के टाइम पे। इसमें जो हीनयान का बंटवारा है वो 2 भागों में होता है। पहला जो है वो वैभाषिक है जिसमें धर्मतात, घोषक, बुद्धदेव और वसुमित्र हैं। और सौतांत्रिक जो है ये सुत्त पिटक पर आधारित है। और महायान जो है इसमें शून्यवाद और विज्ञानवाद 2 अलग अलग धाराएं बनती हैं। अब आप देखते हैं सर एडविन अर्नाल्ड जो है इन्होंने द लाइट ऑफ एशिया नामक की पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक किस पर आधारित है, तो ललित विस्तार की विषय वस्तु पर आधारित है। लाइट ऑफ एशिया कहा किसे जाता है, तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, ठीक है। अब आप देखते हैं बुद्ध, तथागत या शाक्य मुनि, ये महात्मा बुद्ध के ही नाम हैं। बौद्ध धर्म विश्वास किन चीज़ों में रखता है, तो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, कर्मवाद में विश्वास रखता है, आत्मा की अमरता में इसका कोई विश्वास नहीं है। मतलब बौद्ध धर्म ये नहीं मानता कि आत्मा अमर है। थेरी गाथा एक बौद्ध साहित्य है, ठीक है। अब हम चलेंगे जैन धर्म की तरफ। अब जैन धर्म के प्रणेता कौन है, तो आप जानते हैं प्रथम जैन ऋषि जो थे वो थे ऋषभदेव। अंतिम कौन थे, तो महावीर। और 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ। इनके साइन भी है, जैसे कि पहले जो ऋषभदेव उनका साइन बैल है, पार्श्वनाथ जी का सर्प है और जो महावीर जी हैं इनका सिंह है। अब सबसे ज़्यादा जैन धर्म को पॉपुलर किसने किया, तो वो किया है हमारे महावीर जी ने, ठीक है, भगवान महावीर। इनका जन्म कब हुआ, तो 599 बीसी में और मृत्यु कब हुई, तो 527 बीसी में। इनका जन्म हुआ कहाँ था, तो कुंडग्राम पावापुरी में हुआ था। अब आप देखते हैं कि 12 वर्ष की तपस्या की है इन्होंने। कहाँ पे तपस्या की है, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे।
पूर्ण ज्ञान को जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। केवलिन या अरहत, जिन या निर्ग्रंथ पूर्ण ज्ञान के लिए ही अन्य शब्द हैं। जमाली जो है ये महावीर का पहला शिष्य था, ठीक है। बहुरतवाद में ये विश्वास रखता था। मक्खली पुत्र गोसाल जो है ये आजीवक संप्रदाय के प्रणेता हैं, और आजीवक संप्रदाय जो है ये नियतिवादी होता है। अब आप देखेंगे जो जैन धर्म है इसमें 5 महाव्रत गिनाए गए हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब आप देखेंगे पार्श्वनाथ जी थे, उन्होंने ये 4 आर्य सत्य दिए थे, लेकिन ये 5वां महावीर जी ने ऐड किया है। इन्हीं 5 को पंच महाव्रत कहा गया है। अब हम देखते हैं वेदों की अपौरुषेयता पे विश्वास है जैन धर्म का, अनेकांतवाद है, स्यादवाद है, सप्तभंगी ने इसको कहा गया है, पुनर्जन्म में विश्वास है, कर्मवाद में विश्वास है, और आत्मा में विश्वास रखता है जैन धर्म, जबकि बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं रखता है। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहा जाता है। आप ये लाइन याद रखिएगा, इस पे स्टेटमेंट बन चुका है एक बार। अब आप देखते हैं महावीर के 11 अनुयायी थे जो गणधर कहलाए। महावीर के बाद सुधर्मा जैन धर्म का अध्यक्ष बना, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। प्रभास गिरी कहाँ है? तो ये कौशाम्बी में है, और पद्मप्रभ जो 6वें गुरु थे ये उनका स्थान है। अब आप जैन धर्म को देखेंगे, इसके भी 2 भाग हो जाते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो हैं जो स्थानकवासी हैं, जो पाटलिपुत्र में ही रहे, और दिगंबर वो हैं जो भद्रबाहु के साथ दक्षिण में चले गए थे। अब देखिए श्वेतांबर के प्रणेता कौन है? तो इसके प्रणेता है स्थूल भद्र, और दिगंबर के भद्रबाहु। अब आप देखेंगे सांख्य दर्शन जो है ये पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। प्रबंध चिंतामणि किसने लिखी है? तो ये मेरुतुंग ने लिखी है, ये किताब का नाम याद रखिएगा। विक्रमांक देव चरित्र किसने लिखा है? तो ये बिल्हाड़ ने लिखी है। और प्रस्थान त्रयी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो आप इनका याद रखिएगा, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवद गीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़, याद रखिएगा, नहीं तो गच्चा खा जाएंगे। अब चलिए इधर देखते हैं, दिलवाड़ा जैन मंदिर बनवाया किसने है? तो विमल शाह ने बनवाया। विमल शाह था कौन? तो भीम फर्स्ट का मंत्री था। अब आप देखेंगे बाहुबली गोमतेश्वर मंदिर जो है ये चामुंडा राय ने बनवाया है, ये कर्नाटक में है। अब आप देखेंगे प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो 310 BC में पटना में हुई थी, और इसका अध्यक्ष था स्थूलभद्र। और दूसरी बौद्ध संगीति 512 AD में हुई थी वल्लभी में। देवर्धिगढ़ इसके अध्यक्ष, देवर्धिगढ़ और क्षमाश्रमण इसके अध्यक्ष थे। अब आप देखेंगे कुछ किताबें, तो इन किताबों के नाम आपको याद रखने और उनके लेखक, जैसे कि कल्पसूत्र किसने लिखी है? तो भद्रबाहु ने। स्यादवाद मंजरी किसने लिखी है? तो मल्लिसेन ने। न्यायावतार किसने लिखी है? तो सिद्धसेन दिवाकर ने। फिर आप देखेंगे न्याय दीपिका किसने लिखी है? तो धर्मभूषण ने। पंचविशंतिका किसने लिखी है? तो पद्मनंदी ने। आप देखेंगे परिशिष्ट पर्वन किसने लिखी है? तो हेमचंद्र ने। द्रव्य संग्रह किसने लिखी है? तो नेमीचंद्र ने। तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी किसने लिखी है? तो उमा स्वामी ने लिखी है। आप श्लोक वार्तिक देखेंगे तो ये विद्यानंद स्वामी ने लिखी है। प्रवचन सागर किसने लिखी है? तो कुंद ने लिखी है। आजीवक संप्रदाय नियतिवाद में विश्वास रखता था। अब आप देखेंगे कुछ मैंने जैन तीर्थंकर लिखे हुए हैं, और उनको कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखने को आ जाता है, कई बार उनके साइन पूछ देता है। तो देखिए ऋषभदेव पहले थे, इनका साइन था बैल। अजितनाथ दूसरे थे, इनका साइन था हाथी। संभवनाथ तीसरे थे और इनका साइन था अश्व। पद्मप्रभ ये 6वें थे और इनका साइन था कमल। सुपार्श्वनाथ इनका स्वास्तिक था और ये थे 7वें नंबर के। मल्लिनाथ जो है इनका था कलश और ये थे 19वें नंबर के। नमीनाथ है, ठीक है, नमीनाथ नीलकमल और ये 21वें नंबर के। नेमीनाथ जो थे इनका क्या था? तो इनका शंख था, ये 22वें नंबर के। पार्श्वनाथ 23वें नंबर के, उनका था सर्प। और महावीर जो थे वो 24वें नंबर के थे और उनका था सिंह। अब आते हैं हम लोग अपने शैव धर्म पे, ठीक है। शैव या भागवत धर्म जो भी है, 2 धर्म 3 धर्म यहाँ पे आप पढ़ेंगे। भागवत धर्म से वैष्णव, ठीक है, वैष्णव के प्रवर्तक, भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। प्रजापति, रुद्र और विष्णु, इन तीनों का आपको नाम मिलेगा वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद में विष्णु को आकाश का देवता कहा गया है।
हेराक्लीज जो है ये कृष्ण का नाम ही है, और ये नाम किसने लिखा है, तो ये मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा है। आप एलोरा के दशावतार मंदिर देखेंगे, इनको बनवाया किसने है, तो इनको बनवाया है दंती दुर्ग राष्ट्रकूट ने। अब आप देखेंगे अलवार वैष्णव जो है, अलवार संत हैं, जो अलवार जो है ये एक वैष्णव संत हैं, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी थी, तो 62 थी, सॉरी 12 थी, 62 बोल रहा हूँ मैं, गलती से स्लिप हो जा रहा है। और आंडाल जो है ये एक स्त्री है, और ये भी एक आलवार संत है। अब आप देखेंगे भागवत संप्रदाय जो है इसमें नवधा भक्ति का वर्णन है, मतलब भक्ति के 9 तरीके होते हैं। अब शैव धर्म जो है भारत का प्राचीनतम धर्म है। कालिदास कुमार संभव में शिव का वर्णन मिलता है, कालिदास के कुमार संभव में, कुमार संभव रचना है, कालिदास ने रचा है, इसमें शिव का वर्णन है। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसे राष्ट्रकूट राजाओं ने बनवाया है। कंदरिया महादेव मंदिर, इसको चंदेल के खजुराहो, चंदेल राजाओं ने बनाया है, ये खजुराहो में है। नयनार संतों की संख्या 63 थी, और ये शैव धर्म से संबंधित थे। कुलोत्तुंग शेख फर्स्ट जो है ये, इसने विष्णु मूर्ति को उखाड़ करके समुद्र में फेंकवा दिया था, ठीक है, चिदम्बरम मंदिर से। श्री हर्ष ने नैषधीय चरितम की रचना की है, ये किताब का नाम है, याद रखिएगा, पूछ देता है कई बार, ठीक है। अब आप देखेंगे नैमिषारण्य, ये सीतापुर में उत्तर प्रदेश में, यहाँ 60,000 मुनि महाभारत कथा का वाचन करते थे। अब देखिए प्रस्थान त्रयी यहाँ पे दोबारा से लिखा हुआ है, इसमें कौन कौन शामिल है, तो भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। अब आप देखेंगे शैव धर्म जो है इसके कई पार्ट हैं, जैसे कि शैव है, फिर उसके बाद पाशुपत है, कपालिक है, कालामुख है, ये सभी शैव धर्म से संबंधित है। कापालिक जो है ये भैरव को शिव मानते हैं, और इन चारों का वर्णन आपको वामन पुराण में मिल जाएगा। अब शैव धर्म में जो पाशुपत है इनका जो प्रणेता है वो लकुलीश है, लिंगायत का प्रणेता वशव है, और नाथ पंथ का मत्स्येंद्र नाथ इसके प्रणेता हैं। शाक्त संप्रदाय जो है ये शक्ति की देवी की पूजा करता है, और मतमय यूर जो है ये शैव संप्रदाय से ये भी संबंधित है। छांदोग्य उपनिषद जो है उसमें कृष्ण को देवकी का पुत्र कहा गया है। अब ये क्वेश्चन तक पूछा है कि कृष्ण को देवकी का पुत्र किस उपनिषद में कहा गया, तो आपको याद रखना होगा कि छांदोग्य उपनिषद में। अब हम देखते हैं 6th सेंचुरी BC, यहाँ से वो टाइम चालू हो जाता है जिसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आपको यहाँ पे ऐतिहासिक साक्ष्य मिलने लगते हैं, ठीक है। तो भगवती सूत्र जो जैन धर्म का पुस्तक है, इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, और जो अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का, इसमें भी 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। वैशाली के लिच्छवी पहला गणराज्य था, ठीक है, फर्स्ट रिपब्लिक। प्राचीनतम प्राप्त सिक्के चांदी के थे। चंड प्रद्योत जो है ये अवंती का राजा था। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने की थी। श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। प्रसेनजीत कौशल का राजा था। जीवक जो है ये बिंबिसार का दरबार में एक चिकित्सक था। कालपी नगर जो था ये आपका यमुना नदी के तट पर स्थित था। अष्टाध्यायी आप जानते हैं, इसमें 5 शहरों का वर्णन है, जिसमें मगध है, आपका अस्मक है, कंबोज है, गंधार है और सूरसेन। आप देखेंगे संपद पाशादिका जो है इसकी रचना बुद्ध घोष ने की थी, और अशोक जो है संपद पाशादिका में अवंती विजय का वर्णन भी मिलता है अशोक। अब आप देखेंगे यहाँ पे 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां दी गई हैं। कई बार मिलान पे यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, आप इनको रट के रखिएगा, एक क्वेश्चन का आपका मुनाफा हो जाएगा। अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह, वज्जी की वैशाली, मल्ल की कुशीनगर, काशी, कौशल की श्रावस्ती, वत्स की कौशाम्बी, चेदी की सूक्तिमती या सोथीमती, सूरसेन की मथुरा, पांचाल की अहिछत्र या काम्पिल्य। अहिछत्र या काम्पिल्य इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो उत्तरी पांचाल था उसकी राजधानी अहिछत्र थी, और दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य। आप कुरु की राजधानी देखेंगे तो इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की विराटनगर, कंबोज की हाटक या राजपुर, दोनों नाम थे। गांधार की तक्षशिला। अवंती की आप देखेंगे तो उत्तरी अवंती की थी उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की माहिष्मती। और अस्मक की पोटन ये कहाँ पड़ता था, तो ये आंध्र प्रदेश में। गोदावरी नदी के पार केवल एक ही महाजनपद था, और वो ये था आपका। आइए चलते हैं हम लोग अगले पेज पर। अब देखिए यहाँ से इंडो ग्रीक्स का आक्रमण स्टार्ट हो जाएगा। यूनानी आक्रमणकारी फारसी, ठीक है। फारसी में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था, तो डेरिक कहा जाता था। रुक जाइए मैं लिखता हूँ इसको, डेरिक। और जो रजत मुद्रा होती थी उसको सिंगलाई कहा जाता था। सिंगलाई यहाँ लिख देता हूँ, सिंगलाई।
रजत मुद्रा को फारसी में ये कहा जाता था। अब आप देखेंगे अश्वक जो है, मस्सग, ये सीमांत प्रांत की महिलाओं ने सिकंदर, ये एक सीमांत प्रांत था भारत का। अश्वक, इसकी राजधानी थी मस्सग, ठीक है। अश्वक राज्य था, राजधानी थी मस्सग। ये भारत के सीमा पर स्थित था। यहाँ की महिलाओं ने सिकंदर के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। समझ रहे हैं महिलाएं कितनी ताकतवर हैं। अब आप देखेंगे सिकंदर जब भारत आया और उसने पुरु से जीता, तो क्या हुआ, उसने 2 नगर बसाए, निकैया एक विजय के उपलक्ष्य में, और बहुकेफला जो नगर था वो उसके घोड़े के नाम पे। बहुकेफला सिकंदर के घोड़े का नाम था। घनानंद जो है इसको अग्रमगीज कहा गया है यूनानी साक्ष्यों में, और भदसाल इसका सेनापति था। डाईमेकस जो है ये सीरिया का राजदूत था, ना कि सिकंदर का। तो आप ये याद रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट बना के दिया था कि डाईमेकस सिकंदर का राजदूत था, और ये गलत था। अब मौर्य साम्राज्य हम लोग देखते हैं। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में और देवी चंद्रगुप्त, ये विशाखदत्त की रचना है। क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी रचना है। सोमदेव की कथा सरित सागर, हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वन, ठीक है। इन सब में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिलता है। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा है। एरियन तथा प्लूकार्ट ने एंडोकोट्स कहा है। जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स कहा है, और सिकंदर की भेंट का वर्णन किया है, ठीक है। यानी कि चंद्रगुप्त और सिकंदर की भेंट का वर्णन जस्टिन ने किया है। अब आप आगे देखते हैं, चाणक्य जो विष्णुगुप्त हैं, इन्होंने द्विजर्सव या श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा जाता है। चाणक्य ने ही सप्तांग सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत में क्या अंग थे, तो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, इन 7 को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की। 150 एडी में रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। मैं सारे अभिलेख आपको एक जगह करवाऊंगा आगे चल के। बिंदुसार जो है इसको अमित्रोकेडीज कहा जाता है। अमित्र घात इसी को यूनानियों ने कहा है। इसको सिंहसेन जैन साहित्य में कहा गया है। अब आप देखेंगे एंटीओकस जो है ये डाईमेकस का दूत था। एंटीओकस का दूत डाईमेकस, ठीक है। एंटीओकस सीरिया का राजा था, और इसने मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक किसने मांगा था, तो ये अमित्र घात ने मांगा था, यानी कि इस बिंदुसार ने। किससे मांगा था, तो एंटीओकस से। एंटीओकस कौन था, तो ये सेल्यूकस निकेटर का पुत्र था। सेल्यूकस निकेटर कौन है, तो आपको अगर हिस्ट्री में मैं बताऊं तो सेल्यूकस निकेटर वो है जिससे 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य लड़ा था, और सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का एक सेनापति था। और जब सिकंदर ने उसको हराया तो सिकंदर की बेटी से सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया, ठीक है। और उसी का पुत्र हुआ बिंबिसार। और जो ये एंटीओकस है ये उसी सेल्यूकस निकेटर का पुत्र है, यानी कि बिंबिसार का मामा हुआ। तो रिश्ते थोड़ा समझ लीजिए, इतना रिश्ते समझाने का मेरे पास टाइम नहीं है, ये रिवीजन करा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको इतिहास में बहुत अच्छे से कहानियाँ सुनाता हुआ चलता, पर समय की कमी के कारण मैं चलूँगा फिर से तेज़ी से। अब आप देखेंगे टॉलमी सेकेंड जो है ये फिलाडेल्फस है। टॉलमी सेकेंड फिलाडेल्फस मिस्र का शासक था। इसने अपना दूत डायनोसियस भेजा था, ठीक है। अब हम आते हैं अशोक के ऊपर। अशोक का शासनकाल 272 या 269 बीसी माना जाता है इसका राज्य तिलक। सुदूर दक्षिण व असम को छोड़कर संपूर्ण भारत इसने जीत लिया था। तृतीय बौद्ध संगीति इसी के टाइम पर हुई थी, जिसका वर्णन आपको दीपवंश और महावंश में मिल जाएगा। ये दोनों किताबें हैं। मोगली पुत्तिस जो है ये तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। अशोक को निग्रोथ कहा जाता है, बौद्ध दीक्षा प्राप्त किए निग्रोथ से, ठीक है। इसका वर्णन दीपवंश में मिलता है। और उपगुप्त जो है इसने बौद्ध शिक्षा प्रदान की, इसका आपको मिलता है दिव्यावदान में। मतलब अशोक को बौद्ध शिक्षा किसने दी, इसके 2 साक्ष्य हैं, निग्रोध या उपगुप्त। निग्रोध के साक्ष्य मिलते हैं आपको दीपवंश से, और उपगुप्त के साक्ष्य मिलते हैं आपको दिव्यावदान से। अब आप देखेंगे रज्जुक जो है ये मौर्यकालीन आधुनिक डीएम जैसा अधिकारी होता था, जो राजस्व और न्याय दोनों करता था। एग्रोनोमोई जो होता था जिले का अधिकारी होता था, सड़क विभाग का, यानी कि मार्ग निर्माण का। सार्थवाह जो होता था ये व्यापारियों का मुखिया होता था। अब देखिए अशोक की धम्म यात्रा का क्रम आपको याद होना चाहिए। ये क्रम है क्या, तो सबसे पहले वो लुम्बिनी गए थे, फिर कपिलवस्तु, फिर बोध गया, फिर सारनाथ, फिर कुशीनगर और श्रावस्ती। मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि अब की बार यहाँ से क्वेश्चन छप रहा है, आप लोग इसको रट लीजिएगा सिर्फ मेरे इंट्यूशन के कहने पे। कभी कभी मान लेनी चाहिए मेरी भी बात,
है ना। तो आप लोग रट लीजिएगा, ये पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, फेवरेट टाइप है ये आयोग का। अब आप देखेंगे ये वर्णन अशोक की यात्रा का किस किताब में है, तो अशोका द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया इस किताब में है, और इस किताब को लिखा किसने है, तो विंसेंट आर्थर ने लिखा है। अब चलते हैं हम लोग इस साइड पे। तो अशोक के समय भू राजस्व जो था वो 1/6 से 1/8 किया गया, मतलब भू राजस्व की दर अशोक ने कम कर दी थी। अशोक के 14 शिलालेख हैं जो 8 स्थानों से मिले हैं। अशोक के जो खरोष्ठी भाषा में शिलालेख हैं उनमें से शाहबाजगढ़ी और मानसहेरा है। ब्राह्मी लिपि में आप देखेंगे कालसी, गिरनार और मेरठ हैं। आर्मेयिक लिपि में तक्षशिला, सरेकुना, लंघमान अभिलेख आपको मिलेंगे। अशोक का नाम किन अभिलेखों में मिलता है, तो गुर्जरा, मास्की, नेत्यूर और उडेगोलम, ठीक है। अब आप देखेंगे मगध सम्राट किस में लिखा हुआ है अशोक के बारे में, तो वो था भब्रू बैराट स्तंभलेख। 12वां शिलालेख जो है उसमें सभी संप्रदायों की सार की वृद्धि के बारे में लिखा है। दूसरे व तीसरे शिलालेख में संगम राज्यों का वर्णन है। 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है आपको। एंटीओकस जो है ये सीरिया का राजा है, आपने अभी देखा था, यहीं पे हमने बताया था एंटीओकस सीरिया का राजा है। इसी से मीठी अंजीर, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक मांगा था बिंदुसार ने, ये बिंदुसार का मामा है। अब आप देखेंगे तुरमय जो है ये टालमी, ये मिस्र का राजा है। अतकिनी एंटीगोनस ये मैसेडोनिया का राजा है, और मग ये साइरीन का राजा है। अलिक सुंदर या अलेक्जेंडर ये एपीरस का राजा है। ये पांचों अशोक के समकालीन है, आपको इनके नाम थोड़ा सा याद होने चाहिए। सोहगौरा अभिलेख जो है ये गोरखपुर में मिला हुआ है। न्यायालय इस टाइम पे 2 तरह के होते थे, एक दीवानी न्यायालय जिसको धर्मस्थी कहा जाता था, और फौजदारी न्यायालय इसको कंटक शोधन कहा जाता था। इंडिका पुस्तक लिखी किसने है, तो ये लिखी है आपके मेगास्थनीज ने। पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का इसमें वर्णन है। कुल 6 समितियां होती थी उस समय, प्रत्येक समिति में 30 सदस्य होते थे नगर प्रशासन की। कर चोरी के लिए मृत्युदंड दे दिया जाता था। मेगास्थनीज ने समाज को 7 श्रेणियों में बांटा है, आपको ये 7 श्रेणियों के नाम याद होने चाहिए। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा या निरीक्षक, और उसके बाद मंत्री, ठीक है। तो 3, 3, 6, 1, 7, ये 7 तो आपके याद होने चाहिए, ये श्रेणियां पूछता है कई बार पेपर में। दास प्रथा का उल्लेख नहीं है इंडिका में, लेकिन अगर आप इस दास प्रथा का उल्लेख देखना चाहते हैं तो आपको अर्थशास्त्र पढ़नी चाहिए। दोनों एक ही टाइम की किताबें हैं। मेगास्थनीज ने नहीं लिखा कि दास प्रथा थी उस टाइम पे, लेकिन आप देखेंगे तो कौटिल्य साहब लिख के जाते हैं। भाग और बलि 2 तरह के राजस्व होते थे। समाहर्ता जो था ये राजस्व एकत्र करने वाला होता था। अर्थशास्त्र जो था ये तलाक का वर्णन मिलता है इसमें। मौर्य युगीन सभी स्तंभ जो हैं ये चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, ठीक है, मौर्यकालीन जितने भी स्तंभ हैं। अब आप देखते हैं भरहूत स्तूप जो है ये सतना एमपी से मिलता है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको खोजा है। अमरावती स्तूप जो है ये आंध्र प्रदेश से मिला है, इसको भी कर्नल मैकेंजी ने खोजा है, कर्नल मैकेंजी। धमेक स्तूप कहाँ किस काल का है, तो गुप्त काल का है, सारनाथ से इसके साक्ष्य मिलते हैं। बृहद्रथ जो है ये अंतिम मौर्य शासक था। पंड्याध्यक्ष वाणिज्य, ठीक है। सूनाध्यक्ष किस विभाग से, तो बूचड़खाना से। गणिकाध्यक्ष ये वैश्याओं का निरीक्षण करने वाला होता था। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि भूमि से संबंधित था। अकाराध्यक्ष खानों का संबंधित था। लक्षणाध्यक्ष तोपखाने से संबंधित था, ठीक है, छापे खाने से, सॉरी। लोहाध्यक्ष ये धातु विभाग से था। नवाध्यक्ष जहाज रानी विभाग से था। फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा जो है ये कहाँ है, तो ये सारनाथ में है। अब आप देखेंगे लायन कैपिटल ऑफ अशोका किसे कहा गया है, तो ये भी सारनाथ को कहा गया है। अब मौर्योत्तर काल के बारे में हम कल पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल से आगे का इतिहास, ठीक है। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। आप देखते रहिए एडू भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिएगा। अगर आपने हमारे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप करंट और पॉलिटी का कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है हमारे चैनल पे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। आप देखते रहिए एडू भारत। मेरा नाम है शुभम त्रिपाठी। धन्यवाद।